हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में। राइट, हैदराबाद में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये सिगाची इंडस्ट्री, और इसमें एक ब्लास्ट हुआ है। इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। सेफ्टी कल्चर को लेकर आज हमारी डिस्कशन होने वाली है, इस विषय को लेकर ऑफ कोर्स। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इसके कुछ चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सारे डिसीजंस लेगा, लेकिन इसका बीच का रास्ता क्या है ये आज हम समझने वाले हैं। फिर आपने देखा होगा, न्यू दिल्ली की बात करें तो पुराने जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं, आप अगर पेट्रोल पंप पर लेकर जाएंगे तो आपको पुराने व्हीकल्स में, वो 10 साल से 15 साल से पुराने व्हीकल्स में पेट्रोल फिलअप नहीं कर, या फिर फ्यूल जो है वो आपको नहीं मिलता है। तो ये जो स्क्रैप की पॉलिसी है, व्हीकल को स्क्रैप करने की पॉलिसी है, क्या ये लॉजिकल बात है? क्या पुराने व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं? क्या है इसका कोई सॉल्यूशन है? फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारी चाइना पर डिपेंडेंसी है, जिसके बारे में हमने बात की थी। $115 बिलियन पर ईयर हम चाइना से इतना सामान मंगवाते हैं। और इसमें एक और चीज़ सामने आई है, दैट इज़ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर जो है वो डायरेक्टली फूड के साथ जुड़ा हुआ है, फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और अब फर्टिलाइजर्स जो हैं, इसकी भी सप्लाई हमें टाइम पर चाइना से नहीं मिल रही है। तो ये एक और परेशानी जो है वो हमारे ऊपर ऐड हुई है। लेकिन सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद दिस टॉपिक। फ्लैग आप देख सकते हैं, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो प्रश्न है, एनालाइज द शिफ्टिंग डायनामिक्स ऑफ द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया and Pakistan, particularly under the recent Trump administration. How do Cold War legacies and transactional diplomacy influence this interplay? फिलहाल सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, एक ट्रायंगल है जिसमें एक तरफ है यूएसए, दूसरी तरफ हमारा देश भारत है, और एक कोने पर बैठा है पाकिस्तान। अगर मैं ट्रंप 1.0 की बात करूं, पहली जो ट्रंप सरकार थी, तो इसमें ट्रंप सरकार जो है वो यूएसए को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, कि पाकिस्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। और पाकिस्तान की हेल्प करने के बारे में पाकिस्तान बहुत सारे सीरियस स्टेप्स जो हैं वो पाकिस्तान को लेकर उठाए थे। उस समय पर भी यूएसए और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे थे, आज भी रीजनेबली अच्छे ही हैं। लेकिन अब एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को यूएसए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगा है, और ये भारत के लिए एक थोड़ा चिंता का विषय है। यूएस इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस रिवील कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ नेसेसिटी एंड आइडियोलॉजी। ये एक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसको लेकर आपको पता है ना कि यूएसए जो है वो अभी ईरान के साथ क्या हुआ, राइट? और ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, और इसी के साथ अफगानिस्तान जो है उसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान। इसीलिए तो इतने सालों से अफगानिस्तान में चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वाया पाकिस्तान यूएसए सारी चीज़ें करता रहा। यूएस पाकिस्तान को इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मिले, राइट? और इसमें जो टॉप प्लेयर्स थे तो उनको मीन्स वो अरबोपति बन गए हैं अब, क्योंकि यूएसए से बहुत सारा कैश, बहुत सारे पैसे आते थे एड के नाम पर, टेररिज्म को रोकने के नाम पर। और ये सारे पैसे जो हैं, इसमें बहुत सारा करप्शन भी हुआ पाकिस्तान में। अब ईरान की जो सिचुएशन है, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए फिर से यूएसए जो है उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है। और इसमें जो अभी एक नेसेसिटी है, जो एक आइडियोलॉजी है, भाई टेररिज्म के खिलाफ ये करना है वो करना है, ये सारी चीज़ों को साइड में रखा जा रहा है। आइडियोलॉजीज और ये सारी चीज़ें जो हैं उसको साइड में रखते हुए अपना ही स्वार्थ, राइट, नेशनल इंटरेस्ट और कोई नहीं, ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। जिस प्रकार से आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया गया वाइट हाउस में, फिर आई लव पाकिस्तान ऐसे स्टेटमेंट ट्रंप ने दिए, कहा कि पाकिस्तान एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, ये सारी चीज़ें, राइट? तो एक सिंबोलिज्म की बात की। फिर पुराने जो पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात की। और कहीं ना कहीं अब ये नज़र आ रहा है कि
जो यूएसए है वो एक शॉर्टकट ले रहा है, इसको आप डिप्लोमेटिक शॉर्टकट भी कह सकते हैं। और ट्रंप साहब ने बार बार ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी ये सीज़ फायर हुआ तो उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और भारत ने अलग अलग लेवल्स पर इस बात को नकारा है, कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। जो डीजीएमओ थे पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया और कहा कि बस अब हमें मारना बंद कीजिए, तब जाकर ये चीज़ बंद हुई है, इसमें यूएसए का कोई रोल नहीं है। यूएसए के ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई मैंने कहा था दोनों देशों को कि भाई मैं आपके साथ और ज़्यादा व्यापार करूंगा, आप झगड़ा करना बंद कर दीजिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, ये इतना डर्टी अब ये चीज़ जो है वो हो चुकी है। इसी के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी कर रहा है। ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी का यहां पर मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको किसके साथ फायदा होगा ये चीजें आप नहीं सोच रहे, आप शॉर्ट टर्म में आज कहां से आपको फायदा हो रहा है। फिर आज लेट्स से आपको पाकिस्तान से फायदा हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ईरान सिचुएशन, एंड देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो चाइना है तो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव है, मीन्स पाकिस्तान का एक दूसरे को ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं, सो मेनी थिंग्स राइट। सो कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे हम जानते हैं पाकिस्तान का एक नेचर रहा है कि इट विल हैप्पीली एक्सेप्ट। यूएसए हाथ बढ़ाएगा आगे तो पाकिस्तान उस हाथ को पकड़ ही लेगा, क्योंकि वहाँ से पैसे मिलेंगे। पैसे तो है नहीं अभी आपके पास। तो एक ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, लॉन्ग टर्म के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, डे टू डे फायदा क्या है। आज अगर 100 रुपये कहीं से मिल रहे हैं तो इस 100 रुपये को उठा लो, आगे चलकर कहीं से 1 लाख रुपए मिल रहे हैं उसके बारे में आप सोच नहीं रहे। इस प्रकार की दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इस प्रकार का ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट हमें यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में नजर आ रहा है। अभी ये प्रशंसा हो रही है कि लंबे समय तक काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यूएसए क्या इस बात को भूल गया है कि एक लंबे समय से राइट, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आई वुड लाइक टू कोट वन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो काफ़ी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी, कि उन्होंने लाइव ऑन रिकॉर्ड इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम पिछले, उन्होंने कुछ 30 साल कहे थे राइट, बट आई वुड से कि वो ही वॉज रॉन्ग, नॉट 30, मोर देन 40 ईयर्स से, 40 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। 40 सालों से पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में इंडल्ज हुआ है राइट, एक एपी सेंटर है आतंकवाद का। 30 साल की बात तो उनके मिनिस्टर भी मानते हैं। तो ऐसे देश के साथ यूएसए जो है वो इस प्रकार के रिलेशंस डेवलप कर रहा है। 911 का जो मेन मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन, वो भी पाकिस्तान से ही मिला था। ट्रंप 1.0 जो था, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसमें ट्रंप वॉज वेरी एग्रेसिव अगेंस्ट और एग्रेसिव ऑन पाकिस्तान, यू कैन से ही वॉज वेरी अगेंस्ट पाकिस्तान। इस बार ऐसा लग रहा है कि जो करण अर्जुन फिल्म में जो दूसरे जन्म में जैसे शाहरुख और सलमान मिलते थे, इस प्रकार का भाईचारा यहां पर देखने को नजर आ रहा है। अभी जो F-16 यूएसए के फाइटर जेट से, देखिए ये प्रश्न भी है कि भाई यार ये F-16 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये F-16 यूएसए ने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को दिए हैं, और इसी F-16 का इस्तेमाल ये इंडिया की तरफ इंडिया के खिलाफ कर रहा है, तो क्यों यूएसए ने इस पर रोक नहीं लगाई। इससे पहले भी ये चीज़ हुई थी। अभी F-16 को सस्टेन करने के लिए $397 मिलियन की मदद जो है वो पाकिस्तान को दी जा रही है, और एक फिनोमिनल पार्टनर है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी तक जो न्यू दिल्ली यानी कि हमारे देश के साथ जो बातचीत चल रही थी राइट, कि हमें जो क्वाड है उसमें ये करना है वो करना है, फिर चाइना की जो हेजीमोनी है इसको रोकने के लिए जो जो चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ों को अब वो कंसिडर नहीं कर रहा है यूएसए। इंडियाज ऑपरेशनल सिंदूर मार्क्स डॉक्ट्रिनल डिपार्चर आफ्टर पहलगाम अटैक। भारत ने तो अब चीज़ें क्लियर कर दी है, एक नया नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। भारत ने यह भी बता दिया है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये अभी पॉज पर ही है, इसको भारत ने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, सिर्फ पॉज बटन पर प्रेस किया है। काइनेटिक और डिप्लोमेटिक दोनों आइसोलेशन जो है वो पाकिस्तान का होगा, और सारी चीज़ों में मज़ा ले रहा है चाइना। आप देखिए एक तरफ एक वक्त था जब ये दोनों देश एक दूसरे के साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, फॉर एग्जांपल क्वाड का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो चाइना वाज वेरी अनहैप्पी कि भाई ये क्वाड जैसा ग्रुप आपने बनाया है, थिंग्स लाइक दैट। आज
चाइना वुड बी लाफिंग कि देखिए कैसे ये तीनों को एक दूसरे के साथ, मीन्स ये ट्रायंगल जो बना है तो इसमें चाइना तो इस ट्रायंगल में है ही नहीं, चाइना बाहर बैठा हुआ सारी चीज़ों के मज़े ले रहा है। क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे करके इस प्रकार के, अगर ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट रहा यूएसए में लंबे समय के लिए, तो फिर मुझे ऐसा आज लग रहा है कि यूएसए जो है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, जैसे हमने ये भी देखा था कि कैसे यूनिवर्सिटीज़, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दुनिया के सारे टैलेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें यूएसए की सबसे बड़ी ताकत रही है। इसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ट्रंप। तो पाकिस्तान को तो अभी मज़े ही मज़े हैं, राइट। उनके 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 जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ने ये भी कहा था कि भाई कश्मीर का मुद्दा जो है वो तो हमेशा चलता ही रहेगा, अभी ऐसा स्टेटमेंट आया था उनका। तो पाकिस्तान अपना जो एक अपनी जो एक जगह है, राइट, जो जिस लोकेशन पर वो हैं, इस लोकेशन का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, और यूएसए इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है जिससे अपने बहुत ही अच्छे डेमोक्रेटिक दोस्त जो हैं उनको बुरा लगे, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है। पाकिस्तान रेलेवेंस ड्रिवन बाय जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि आप एक बार पाकिस्तान का मैप देखिएगा, उसमें यू विल फाइंड के ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ को लेकर वो अपना फ़ायदा उठा रहा है। और पर्सनल डिप्लोमेसी, जिसमें हमें ट्रंप और मुनीर के बीच में एक रिलेशन नज़र आ रहा है, और एक इन्फ्लेटेड पावर, अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर दिखा रहा है। ये सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान अपने आप को रेलेवेंट रख रहा है, और आई वुड यूज़ द वर्ड कि वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड को बेवकूफ़ भी बना रहा है, और वो बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। मूविंग ऑन, evaluate the systemic failures indicated by frequent industrial accidents in India's pharmaceutical manufacturing sector, referring to the Sigachi Industries incident. What measures are essential to foster a high level of safety culture? इसका जवाब मैंने इससे पहले भी दिया था, स्टैम्पिड के दौरान भी दिया था, स्टैम्पिड वाला जो टॉपिक डिस्कस किया। इसका जवाब एक ही शब्द में मैं दे सकता हूं, एंड दैट इज, इसकी शुरुआत स्कूल लेवल से हो सकती है। दैट्स इट। स्कूल, जिन स्कूलों में बच्चों को लाइन में आने जाने की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर डिसिप्लिन इनकलकेट की जाती है, जहाँ पर अगर वॉशरूम जा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो हाथ धोने के लिए जा रहे हैं, ये थोड़ी बहुत सिविक सेंस धीरे धीरे करके जब स्कूल लेवल में डाली जाएगी, तो यही फ्यूचर के सिटीजन्स जो हैं वो और ज़्यादा डिसिप्लिन बनेंगे, छोटी बड़ी चीज़ों को क्या इंपॉर्टेंस है ये सारी चीज़ें समझेंगे, तब जाकर ये सेफ्टी कल्चर आएगा। वरना इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। हर बार, हर साल, हर राज्य में, हर ज़िले में इस प्रकार के अलग अलग इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। न्यूज़ में चीज़ें आती हैं, फिर लोग भूल जाते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाल सकता। सिगाची इंडस्ट्रीज हैदराबाद ब्लास्ट किल्ड 36 पीपल। जून 30 जून की बात है ये, और 1 जुलाई तक ये आंकड़ा जो है ये पहुंच गया 36 तक। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हैं। ये जो फैक्ट्री है इसमें एमसीसी बनाया जाता है, इसको कहते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, राइट। ये एक नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, और इसकी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है ये रिस्की है, लेकिन अगर सेफ्टी प्रोसीजर्स और ट्रेनिंग के साथ इसको किया जाए तो इट इज़ वेरी वेरी सेफ टू प्रोड्यूस दिस एमसीसी। ये एक बाइंडर का काम करता है, एक टेक्सचराइजर इसकी प्रॉपर्टी रहती है, और इसका इस्तेमाल जो है वो फार्मा सेक्टर में होता है, इसका इस्तेमाल फूड सेक्टर में होता है, इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक आइटम्स और इन सारी चीज़ों में होता है, राइट। और फार्मा की बात करें तो जो दवाई है, तो दवाई में एक वेट ऐड करने का काम ये करता है। इसी के साथ साथ जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं एपीआई, तो इसको एक्टिवेट करने का काम जो है, इसको एक प्रकार से ये एक फैसिलिटेटर का काम करता है ये एमसीसी। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब एनालिसिस ये कहता है, अभी
जो अभी जो खबरें आ रही है उससे ये पता चलता है कि इक्विपमेंट जो है उसमें कुछ माल फंक्शन हुआ था, इसकी वजह से हीट जनरेट हुई और अचानक से ये ब्लास्ट हुआ। और ये इक्विपमेंट माल फंक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इसका मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। एबनॉर्मल टेम्परेचर बिल्डअप होने की वजह से ऐसी सिचुएशन हुई है। हैदराबाद में अप्रैल में भी इस प्रकार का एक ब्लास्ट हुआ था, राइट। दूसरे राज्यों में भी जैसे मैंने बताया इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। तो जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं, जो एक SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हमारे राजकोट में लास्ट ईयर एक जो गेम जोन है उसमें आग लगी थी और इट बिकेम ए नेशनल टॉपिक उस समय पर, राइट। और पूरा शहर जो है वो हिल गया था इस चीज़ को लेकर। इट वॉज अ बिग थिंग। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसमें मर गए। ये जो राजकोट में जो एक फायर का इंसिडेंट हुआ था, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। सूरत में कुछ सालों पहले ट्यूशन क्लास में आग लगी थी। फिर वडोदरा का एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, जब बच्चों को किसी नज़दीक के तालाब में पिकनिक पर लेकर गए, बोट में बिठाया और उनको ना तो कोई क्या कहते हैं वो सेफ्टी जैकेट, जो लाइफ जैकेट है वो नहीं दिया गया था। बोट डूब गई, बच्चे मर गए। फिर अभी हमने रथ यात्रा का सुना। फिर दूसरी जगहों पर आप देखेंगे हर जगह पर इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। हाई लेवल ऑफ सेफ्टी कल्चर इज़ पैरामाउंट फॉर हैजार्डियस प्लांट्स। ऑपरेटर्स जो हैं, मैनेजर्स जो हैं, जो वर्कर्स हैं, दे शुड बी वेल ट्रेंड। आपको सस्ते दाम पर कोई मजदूर मिल रहा है और आपने उनको फिर ज्वाइन कर दिया कि चलो आ जाओ कल से, दिस विल नॉट वर्क, पर्टिकुलरली विथ हजार्डियस प्लांट्स। आपको इसमें टॉप लेवल की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। मालिक अगर ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार में जो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं वहाँ पर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। पैसे दे लेकर चीज़ें जब होती है तो इस प्रकार का कल्चर जो है वो क्रिएट होता है। ये ऐसी हार्श बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी दुनिया का तो पता नहीं है, देश का भी पता नहीं है। मुझे मेरे शहर राजकोट के बारे में एक चीज़ पता है जो मैं आपको कह सकता हूँ, राइट। और ये एक फैक्ट है। आप गूगल करेंगे आपको सारा फैक्ट मिल जाएगा। कोई गुजरात से है तो उनको भी पता होगा इस बात के बारे में। जो राजकोट में ये जो गेम जोन में जब इंसिडेंट हुआ ना फायर का, जब आग लगी थी, तो यहाँ के जो फायर ऑफिसर थे, जो इनकी जो भी पोस्ट हो, राइट, मैं इसको फायर ऑफिसर कहता हूँ, यहाँ पर जो फायर ऑफिसर थे उन पर केस चला, उनको जेल में डाला गया, राइट। और उनकी जो जगह थी उस जगह पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में से एक ऑफिसर को यहाँ पर ट्रांसफ़र करके लाया गया, राइट। अब आप सोचिए, अभी 15-20 दिन, एक महीना हुआ है, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया एक बहुत बड़े शहर में, और यहाँ का जो फायर इंचार्ज आता है उसको एक महीने के अंदर ही 50,000 से लेकर कुछ 2.5 लाख रुपए की, आई डोंट रिमेंबर द अमाउंट, चाहे वो 5 रुपए की भी क्यों ना हो, दैट डज नॉट मैटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो घूस लेते हुए पकड़ा गया एक महीने के अंदर। तो दिस इज नॉट के इंडिविजुअल व्यक्ति जो हैं वो हैं, मीन्स समझ रहे हैं ना मैं हम क्या कह रहा हूं। ऐसी हिम्मत इन लोगों के अंदर कैसे पैदा होती है? क्योंकि पूरा एक कल्चर ऐसा चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं होगा, लोग भूल जाएंगे। दिस इज द रीजन कि एक महीने के अंदर उसकी ये हिम्मत। चलो 3-4-5 साल के बाद अगर वो ट्राई करे तो हम समझ सकते हैं कि चलो अब चीजें पूरा, एक महीने के अंदर इतना बड़ा इंसिडेंट। अभी जो फैमिली मेंबर्स हैं दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस शॉकिंग ट्रेजेडी। अभी लोग अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक। और एक महीने के अंदर अंदर एक नया ऑफिसर आता है और वो फिर से घूस लेना स्टार्ट कर देता है। दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि जब इंस्पेक्शन के लिए लोग जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं जहां से, तो वहां पर लेक्सिटी होगी तभी तो इस प्रकार की चीजें होगी, वरना हिम्मत नहीं है किसी की ऐसा करने की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, this one is about governance is no doubt a complex set of activities characterized by limited information and resources. In light of this, analyze how artificial intelligence can augment government processes and policy making, citing specific potential application. AI tools जो हैं इनका इस्तेमाल आई एम श्योर आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। बहुत सारी चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा जो वक्त लेती थी, अब चीज़ें जो है वो आप कम समय में कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग AI।
इसका जो पोटेंशियल है वो गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में भी जबरदस्त है। एआई के माध्यम से इमेंस नॉलेज मिल सकती है, राइट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एआई के माध्यम से किए जा सकते हैं, राइट। आपके पास डेटा है तो आप क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आप एआई के माध्यम से कर सकते हैं। अब गवर्नेंस अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और आपको एथिक्स, मोरालिटी, नॉर्म्स, लॉबीज, हिस्ट्रीज, कैपेसिटी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें जो हैं डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसमें एआई जो है वो गवर्नमेंट के फंक्शंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में मदद कर सकता है। आप बहुत अच्छी तरीके से एआई के माध्यम से जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं, वेलफेयर के जो टारगेट्स होते हैं, नो टारगेट्स का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कितने लोगों तक पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति को कैसे पहुंचाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें डिज़ाइन की जा सकती है। फिर चीज़ें पहुंची है नहीं पहुंची है इसको अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। रियल टाइम में आप सिटीजन का फीडबैक ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें एआई के माध्यम से पॉसिबल हैं। एआई एनेबल्स रैपिड इंफॉर्मेशन एनालिसिस, एनहेंसिंग डिसीजन स्पीड। जो चीज़ें करने में 5 दिन, महीना लगता था, 1 हफ्ता, 1 महीना लगता था, वो मिनटों के अंदर ये सारा डेटा एनालाइज करके एआई आपको दे देगा। लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि एआई जो है वो डिसीजन नहीं लेगा, उसके लिए तो हमें ही बैठना पड़ेगा, यानी कि इंसानों को ही बैठना पड़ेगा। एआई को आप डिसीजन मेकिंग में आप उनकी मदद ले सकते हैं, राइट। ये डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जो है उसमें भी कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या होता है कि अगर ऐसा पिरामिड बनाए तो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास काफ़ी नॉलेज और सारी चीज़ें हैं, बॉटम लेवल के ऑफिसर्स के पास वो चीज़ें नहीं हैं। एआई के आने से उनके पास भी अच्छी नॉलेज जो है वो आ सकती है, और टॉप टू डाउन, बॉटम टू अप सारी जो सिस्टम है वो फ्लॉलेसली काम कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस एआई। एआई हैज़ यूनिक एआई सॉरी इंडिया हैज़ यूनिक एआई अपॉर्चुनिटी ड्यू टू वाइड स्प्रेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चैलेंजेस की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें एआई के साथ हैं कि जैसे हेलुसिनेशन, यानी कि एआई खुद ही, उसके पास जब डेटा नहीं होगा तो वो खुद अलग अलग डेटा जो है वो वेब में से निकाल कर आपको देगा, जो कई बार इररिलेवेंट हो सकता है, कई बार ये अननेसेसरी होता है। तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए इंसानों की मदद चाहिए। इनहेरेंट बायसेस, एआई भी किसने बनाया है? लोगों ने। तो जेंडर, रिलीजन के बायसेस जो हैं वो भी इसमें आपको आ सकते हैं। अनइवॉल्व्ड एथिक्स के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया कि वी नीड ह्यूमन बींग्स टू फाइनली एनालाइज द डेटा, या फिर जो एनालिसिस करके सामने आ रहा है तो डेटा बराबर है नहीं है, इस पर हमें एक्सपर्ट्स यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पर नज़र घुमाएंगे तो उनको ईजिली पता चल जाएगा। एआई शुड असिस्ट नॉट मेक डिसीजंस। जैसे मैंने आपको बताया कि एआई को डिसीजन लेने में मदद उसकी लेनी है, एआई खुद डिसीजन, ऐसा फिर आप घर पर बैठेंगे और एआई डिसीजन लेगा, ऐसा नहीं है। डिसीजन हमें ही लेने हैं लेकिन एआई की मदद से लेना है। तो ये कुछ ऐसे बदलाव करेंगे तो चीज़ें एआई को इंटीग्रेट किया जा सकता है। स्क्रैप की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज मैंडेटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी एज ए पिलर ऑफ इट्स क्लीन एयर पॉलिसी। Compare its effectiveness with approaches adopted by countries like US and Germany and discuss the associated implementation challenges. ये एक मैंडेटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भारत ने थोप दी है। यूएसए और जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी में 1966 के साथ जुड़ा हुआ एक केस है। इर्व गोर्डन नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी जो वोल्वो कार है, राइट, कितने किलोमीटर्स चलाई पता है? 51 लाख किलोमीटर्स। इतने सालों तक ये चलाते रहे, 51 लाख किलोमीटर्स तक उन्होंने अपनी कार चलाई, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये यूएसए का केस है, यूएसए का, राइट। 1960 आप सर्च कीजिएगा, इर्व गोर्डन लिखिएगा। फिर एक यूएसए के व्यक्ति हैं, सॉरी वो पहला वाला जो इर्व गोर्डन वाला केस है, दिस वन इज फ्रॉम यूएसए। और एक गंथर होल्टॉफ नाम का एक व्यक्ति है, HOLTO, गंथर
होल्टॉर्फ, ओके, आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। 1988 के साथ जुड़ा हुआ उनकी मर्सिडीज थी, 9 लाख किलोमीटर इसने चलाई, अनबिलीवेबल। कोई प्रॉब्लम नहीं है इन कार्स में। यूएसए में 2000 तक ऐसा था कि एक जो कार थी उसकी लाइफ समवेयर अराउंड 9 ईयर्स थी, अब ये इंक्रीज होकर 14 साल हो चुकी है। और हमारे यहाँ पर हम मैंडेटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी निकाल रहे हैं, राइट। दिल्ली में जो पुराने व्हीकल्स हैं, अगर 10 साल से पुराना व्हीकल हैं, राइट, डीजल, तो इसको बैन किया गया है। 15 साल से पुराना पेट्रोल व्हीकल है तो इसको बैन किया गया है। इसको आपको ये 1 जुलाई से पेट्रोल नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा। और लक्ष्य ये है कि दिल्ली की जो एयर है उसको क्लीन करने के लिए ये स्टेप जो है वो काम करेंगे, ऐसा वहाँ की सरकार का सोचना है। अब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचिए, राइट। जिन लोगों के पास टिप टॉप कंडीशन में वेल मेंटेन्ड कार हैं, उनको भी अपनी कार जो है वो बेचनी पड़ेगी। पैसे कौन देगा? सरकार देगी। स्क्रैपेज में क्या सरकार पूरे पैसे देगी? वो कहेगा कि भाई मेरी मर्सिडीज है और 50 लाख की गाड़ी है, पेट्रोल है, और जब मैंने ली थी तो इट वाज लाइक 7 ईयर्स ओल्ड, आज वो 3 साल मैं चला रहा हूँ, उसकी काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस की है, कंपनी में सर्विसेज हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। पीयूसी अगर किसी राज्य में निकालेंगे तो इट विल से नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल, और फिर सरकार ऐसा डिसीजन ले रही है आपको अपनी कार जो है वो स्क्रैप करनी पड़ेगी। और पेट्रोल पंप वालों के बारे में सोचिए, उनको तो लोग गालियां दे रहे हैं, वो करिए, ये सारी चीज़ें, झगड़ा हो रहा है, ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं। अब व्हीकल जो होते हैं, दे व्हीकल कंट्रीब्यूट समवेयर अराउंड 50% एयर पोल्यूशन में, दिल्ली की अगर हम बात करें। लेकिन व्हीकल की एज मैटर नहीं करती है। व्हीकल, कोई भी व्हीकल नया टिप टॉप अगर आप कोई डीजल कार लेकर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि इट विल नॉट पॉल्यूट, इट विल ऑल्सो पॉल्यूट। लेकिन अगर ट्रैफिक में आप ज़्यादा चला रहे हैं, राइट, स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में ज़्यादा चल रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी व्हीकल ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा। तो प्रॉब्लम इज नॉट व्हीकल की एज, प्रॉब्लम इज ट्रैफिक कंजेशन। इस पर सरकार क्या कर रही है? सोचिए, क्या अच्छे रोड्स बनाए? क्या आपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है ये प्रॉपर दी है? क्या लोग अच्छी तरीके से सेफली चलकर रोड क्रॉस कर सकते हैं? पेडेस्ट्रियन रोड्स आपने बनाए, या फिर जो पेवमेंट्स हैं वो बनाई है, जो फुटपाथ हम कहते हैं, राइट, साइड वॉक, वॉट एवर जो भी नाम दें आप उसको, क्या ये सारी चीज़ें चल रही है? और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से जो पॉल्यूशन हो रहा है, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के जो व्हीकल्स आ रहे हैं, 35% पॉल्यूशन इनमें से हो रहा है, तो आप इनको कैसे रोकेंगे? फिर इंडस्ट्री, माइनिंग, ये सारी, तो दिस इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। लेकिन इस प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं, सोचिए। Moving on to next topic, this one is about fertilizer, right? Fertilizer security is key to food security. In this context, examine the critical role of soluble designer fertilizers in India's shift towards protected cultivation and high value agriculture. चाइना की ये CIQ जो है, CIQ यानी इनकी क्वालिटी कंट्रोल प्रकार का उन्होंने एक डिले लगाया है। एक प्रकार की आप समझ लीजिए, उन्होंने जानबूझकर फर्टिलाइजर जो हैं तो उन पर ब्रेक लगाने की एक कोशिश की है। अब भारत इज़ हेविली रिलायंट ऑन चाइना व्हेन इट कम्स टू फर्टिलाइजर्स, खास करके ये जो सोल्यूएबल फर्टिलाइजर्स हैं, जिनको आप डिज़ाइनर फर्टिलाइजर्स कहते हैं, इन चीज़ों को लेकर इनका इस्तेमाल जो है वो फ्रूट्स, वेजीज, ये सारी चीज़ों के पैदा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। भारत 80% जितना ये जो डिज़ाइनर फर्टिलाइज़र है वो हम चाइना से मंगवाते हैं। 10% जितना हमारे यहाँ पर पैदा होता है और बाकी का 10% जो है वो दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। हर साल लगभग आप समझ लीजिए हम 6 लाख टन जितना डिज़ाइनर फर्टिलाइज़र जो है वो इंपोर्ट करते हैं, ये स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र जिसको कहते हैं। तो इसमें हमारी टोटल डिपेंडेंसी है चाइना पर। अब चाइना ने ये इंटरमिटेंट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो इसकी वजह से हमारी खेतीबाड़ी और इन सारी चीज़ों पर एक इम्पैक्ट आएगी। सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का फ़ायदा ये है कि ये इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, लो वॉल्यूम है, राइट, और
DAP MOP के कंपैरिजन में, यूरिया के कंपैरिजन में जो है ये बहुत अच्छी तरीके से प्रिसीजन फार्मिंग में काफ़ी हेल्प करता है। खास करके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसको पहुंचाया जाता है और इससे पैदावार काफ़ी अच्छी होती है, सॉइल की हेल्थ भी काफ़ी इंटैक्ट रहती है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। और बताया जाता है 2029 में ये 6 लाख से 10 लाख की डिमांड होगी। 10 लाख मिलियन टन हमें ये चाहिएगा 2029 तक। So the best thing is we need to scale our domestic production and diversify source of this sort of fertilizers and other things. ये जब तक नहीं करेंगे तब तक जो कठपुतली है ना, तो उसकी जो डोरी है वो हमेशा किसी और के पास रहेगी और हमें कठपुतली की तरह नाचता रहना पड़ेगा। ये बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा हो रहा है। So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।